फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें आपका ये जो टीचिंग सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, इसका आपका आज ये पेपर है 8 मई को 3 बजे से। ठीक है, तो इस क्लास में हम 400 MCQs को कवर करने वाले हैं। ये MCQs कौन से रहेंगे? देखिए, इसमें हम 2022 से लेकर के 2025 तक के सारे PYQ एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा, ताकि बिल्कुल एंड मौके पे आपका, अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी हैं या कवर नहीं हो पाया है, तो ये 2022, 23, 24, 25 ये सारे PYQs हम बहुत सुपर फास्ट वे में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है? आइए शुरू करते हैं, देखिएगा। चलिए, और इससे पहले कि अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए तो अभी भी ले सकते हैं, आपके पास समय है। नंबर ये रहेगा 9628182649। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की डिटेल जान करके नोट्स ले सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इसकी सामग्री के बारे में एक अच्छी सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं में से एक क्या है? तो इसकी सामग्री के बारे में एक अच्छी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक की विशेषता पूछ रहा है, तो इसमें पुरानी जानकारी नहीं होनी चाहिए, विशेष पाठ्यक्रम का पालन करने से बचना नहीं चाहिए, केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर भी ध्यान केंद्रित नहीं करना है, इसे नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार विषय वस्तु को सख्ती से प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या है? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज शिक्षण और सीखने की सामग्री जिसे बिना किसी लागत के स्वतंत्र रूप से उपयोग और पुनः उपयोग किया जा सकता है, वो हमारे OER रिसोर्सेज होते हैं। OER से टीचर्स को कैसे लाभ हो सकता है? तो यहाँ वे बिना किसी लागत के सामग्री का स्वतंत्र रूप से उपयोग और पुनः उपयोग करके टीचर्स लाभ ले सकते हैं। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या फॉर्म ले सकता है? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है टेक्स्ट और ग्राफिक्स, चित्र और ऑडियो, एनिमेशन, वीडियो, ये सभी फॉर्म ले सकता है। ऑप्शन जो डी है वह आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कौन सा संगठन NIOS OER पहल चलाता है? वह है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS, जो कि NIOS OER पहल चलाता है। शैक्षिक गेमिंग सॉफ्टवेयर क्या है? शैक्षिक गेमिंग सॉफ्टवेयर ये इंटरेक्टिव गेम्स के माध्यम से सीखने को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यक्रम होते हैं। शैक्षिक गेमिंग सॉफ्टवेयर किन विषयों को कवर कर सकता है? तो ये भाषा सीखने, गणित और विज्ञान सहित कई विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर कर सकता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है कि एक प्रशिक्षु शिक्षक इस तरह से एक निर्देशात्मक उद्देश्य लिखता है कि छात्र लोकतंत्र का अर्थ समझाने में सक्षम होंगे। तो समझाने में सक्षम होंगे मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बात हो रही है समझ की। ठीक है, इसमें जिसको हम अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रीहेंशन भी कहते हैं, इसमें बालक सीखी हुई जानकारी का अर्थ समझने और उसे अपनी भाषा में समझाने या व्याख्या करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, अर्थ समझाना इसी लेवल में आता है जब बच्चा किसी चीज़ का अर्थ समझाएगा। संश्लेषण जो है अलग अलग हिस्सों को जोड़कर कुछ नया बनाया जाता है। विश्लेषण जानकारी को छोटे टुकड़ों में तोड़कर उनके बीच रिलेशन को समझा जाता है, संबंधों को समझा जाता है। कुल मिलाकर के जो ऑप्शन हमारा सी है वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, क्वेश्चन क्या कहता है? एक्शन रिसर्च का अग्रणी किसे माना जाता है? एक्शन रिसर्च का अग्रणी कर्ट लेविन को माना जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्राथमिक फोकस क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का प्राथमिक फोकस क्या है? तो कक्षा में समस्याओं की पहचान करना और अनुसंधान के माध्यम से समाधान खोजना, यही क्रियात्मक अनुसंधान का प्राथमिक फोकस है। निम्न में से कौन से मूल्यांकन के उपकरण हैं? तो इसमें आपका अनुसूची, प्रश्नावली, रेटिंग स्केल, ये सभी क्या है? मूल्यांकन के उपकरण हैं। कर्ट लेविन ने किस वर्ष में एक्शन रिसर्च शब्द गढ़ा था? कब गढ़ा था? 1940 में इन्होंने एक्शन रिसर्च शब्द गढ़ा था। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में किसे श्रेय दिया जाता है? तो वो है स्टीफन कोरी, जिनको शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में श्रेय दिया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में पहला कदम क्या है? इसमें पहला कदम है समस्या की पहचान करना। विषय क्या है? शीर्षक का निर्माण करना, ये हमारा पहला स्टेप होता है। निम्न में से कौन सा आमतौर पर सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला में नहीं पाया जाता? सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी का कोई काम नहीं है। यहाँ पे मानचित्र, मौसम विज्ञान उपकरण, संदर्भ पुस्तकें चाहिए। सूक्ष्मदर्शी का काम साइंस की लैब में होता है।
सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला में वर्तमान घटनाओं या घोषणाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए क्या उपयोग किया जाएगा? क्या उपयोग किया जाएगा? इसमें बुलेटिन, चार्ट बोर्ड या फिर सूचना पट्ट का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि प्राचार्य शिक्षक के हाथों में एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा वह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्यों को के अपने विद्यार्थियों को ढाल सकता है। ठीक है, यह कथन किसने दिया है? किलपैट्रिक का स्टेटमेंट। सर किसका है? किलपैट्रिक का स्टेटमेंट है। मल्टीमीडिया सामग्री और इंटरैक्टिव प्रस्तुतियों को प्रदर्शित करने के लिए आमतौर पर कौन सी ऑडियो विजुअल सहायता का उपयोग किया जाता है? तो किसका? कंप्यूटर का यूज किया जाता है, जो ऑडियो विजुअल सहायता के तौर पर है, जिसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। सामाजिक विज्ञान क्लब का प्राथमिक फोकस क्या है? सामाजिक विज्ञान क्लब का प्राथमिक फोकस है सामाजिक कौशलों को बढ़ाना, सोशल स्किल्स डेवलप करना, कि समाज में कैसे रहना है, कैसे किससे बात करनी है ना, और आदर्श व्यवहार, ये सारी चीज़ें। सामाजिक विज्ञान क्लब छात्रों में नागरिकता के किस पहलू को बढ़ावा देता है? तो वह नागरिकता के देशभक्ति पहलू को बढ़ावा देता है, ना कि स्वार्थ या फिर अलगाववाद। कैरिकुलम शब्द क्यूरेरे शब्द से लिया गया है। शब्द क्यूरेरे किस भाषा से लिया गया है? तो क्यूरेरे शब्द जो है वह लैटिन भाषा से लिया गया है। शिक्षण सहायक उपकरण टीचर्स को कैसे लाभ पहुंचाते हैं? तो ये आपको टीचर्स को कैसे लाभ पहुंचाते हैं? समय की बचत। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, शिक्षण सहायक उपकरण होते हैं। उपकरण मतलब जैसे आपका अगर SST की क्लास है उसमें आप ग्लोब का यूज़ कर रहे हैं, तो ये समय की बचत और स्थायी शिक्षा की सुविधा प्रदान करते हैं। शिक्षण सहायक उपकरण में मॉडल क्या है? मॉडल जो है ये प्रतिकृतियाँ या वास्तविक वस्तुओं की प्रतियां होती हैं, जैसे कि आपका ग्लोब हो गया। भौगोलिक संरचनाओं का कौन सा पहलू आमतौर पर एटलस या भौतिकी में शामिल होता है? तो नदियाँ, झीलें और पहाड़। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शिक्षण के लिए एक वर्ष योजना लेआउट में क्या शामिल है? एक वर्ष योजना लेआउट में क्या शामिल है? तो इसमें पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए एक प्लान तैयार किया जाता है। ठीक है, नोट्स अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो ये नंबर दिया गया है, नोट्स लेने के लिए आप यहाँ हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा चैनल है लर्न विद एसपी सर। ठीक है, यहाँ पे यूपी टेट CTT क्लासेस कंटिन्यू करेंगे आपका बीएड एग्जाम हो जाने के बाद। वार्षिक योजना लिखते समय विचार करने के लिए प्रमुख कारकों में से एक क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका छुट्टियों की कुल संख्या आ जाएगी, परीक्षणों और परीक्षाओं की संख्या आ जाएगी, कार्य दिवसों की कुल संख्या आ जाएगी। कुल मिलाकर के जो ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, इकाई नियोजन अन्य प्रकार की योजना से कैसे संबंधित है? तो इकाई नियोजन यह एक वर्ष की योजना और एक पाठ योजना के बीच स्थित है। इकाई योजना, ठीक है, एक वर्ष की योजना और एक पाठ की योजना के बीच स्थित होती है हमारी इकाई योजना या इकाई नियोजन। मूल्यांकन में मुख्य रूप से क्या शामिल है? मूल्यांकन में आकलन में मूल निर्णय जोड़ना शामिल है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आकलन में क्या शामिल है? आकलन में आपका व्याख्या योग्य रूपों में डेटा का आयोजन, शैक्षिक लक्ष्यों की दिशा में छात्रों द्वारा की गई प्रगति का वर्णन करना, छात्रों के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया प्रदान करना, ये सभी कुछ हमारा आकलन में इंक्लूड हो जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मापन में क्या शामिल है? मापन में आपका वास्तविक मापन करके गुण को मात्रात्मक अर्थ निर्धारित करना ही मापन कहलाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मूल्यांकन को इसकी गुणवत्ता के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो देखिए, मूल्यांकन हमारा मात्रात्मक गुणात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का उपकरण है? मूल्यांकन का उपकरण इसमें आपका अनुसूची, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, ये सभी क्या है? मूल्यांकन के उपकरण ही हैं। मूल्यांकन की साक्षात्कार तकनीकी की विशेषता क्या है? साक्षात्कार तकनीक की विशेषता की बात करें तो आमने सामने बातचीत जहां साक्षात्कारकर्ता मौखिक रूप से जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मूल्यांकन के एक उपकरण के रूप में एक उपाख्यानात्मक अभिलेख क्या है? उपाख्यानात्मक अभिलेख देखी गई घटनाओं या इवेंट्स का विस्तृत विवरण देना उपाख्यानात्मक अभिलेख हो जाएगा। नैदानिक मूल्यांकन शब्द निदान किस पेशे से लिया गया है? तो यह आपका चिकित्सा पेशे से लिया गया है। उपचारात्मक शिक्षण आमतौर पर कब लागू किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण आमतौर पर नैदानिक परीक्षण के बाद लागू किया जाता है। किस नीति में स्कूलों में सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन शुरू करना अनिवार्य किया गया था? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत शुरू किया गया था।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार स्कूलों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शुरू करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? तो परीक्षाओं में सुधार और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, यही जो है शुरू करने का उद्देश्य था। CCE का मतलब होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है शिक्षा में CBCS का मतलब क्या होता है? विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम, जिसको हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी कहते हैं। CBCS छात्रों के लिए किस प्रकार का दृष्टिकोण देता है? तो यह कैफेटेरिया प्रकार का दृष्टिकोण देता है, प्रदान करता है। ठीक है, छात्रों के लिए CBCS के लाभों में से एक क्या है? तो ये अपनी पसंद के पाठ्यक्रम लेने की क्षमता की बात करता है। उपलब्धि परीक्षण आमतौर पर किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? तो उपलब्धि परीक्षण जो है वह शिक्षण के बाद सीखने की मात्रा का आकलन करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट का यूज करते हैं। NCERT पर आधारित सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि क्या है? 36 मिनट है सर। कितनी है? 36 मिनट है। कक्षा में विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। विकासात्मक प्रश्न जो है वो छात्रों की मदद से पाठ को विकसित करने के लिए पूछे जाते हैं। माइक्रो टीचिंग कब शुरू हुई? माइक्रो टीचिंग 1973 में शुरू हुई थी। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण पद्धति है जिसमें छात्र शिक्षक किसी एक शिक्षण कौशल का उपयोग करते हुए थोड़े समय के लिए एक छोटे समूह को एक ही अवधारणा सिखाता है। यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट BK पासी का है। किसका स्टेटमेंट है? BK पासी का स्टेटमेंट है। सूक्ष्म शिक्षण किस देश में शुरू हुआ? सूक्ष्म शिक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका USA में शुरू हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। ज्ञान और समझ के बाद कौन सा उद्देश्य आता है? ज्ञान और समझ के बाद अनुप्रयोग आता है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि संशोधित ब्लूम के वर्गीकरण प्रणाली में समझ, अंडरस्टैंड शब्द ने किस शब्द को प्रतिस्थापित किया था? तो इसने समझ शब्द को प्रतिस्थापित किया था। अब ये कहेंगे सर आप कि यहाँ पे भी समझ है और इसने किस शब्द को प्रतिस्थापित किया? तो वो भी समझ। ये कैसे? देखिए, पुराने वर्गीकरण में जिसे कॉम्प्रिहेंशन यानी कि जिसे बोध कहा जाता था, जिसे बोध या समझ कहा जाता था। ठीक है, बोध या समझ, इंग्लिश में इसको कॉम्प्रिहेंशन कहते थे। क्या कहते थे? कॉम्प्रिहेंशन कहते थे। ठीक है, फिर जो नया वर्गीकरण आया जो संशोधित था, संशोधित संस्करण था, उसमें कॉम्प्रिहेंशन या बोध को हटा करके समझ यानी कि अंडरस्टैंड को लाया गया। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन या बोध को हटा करके अंडरस्टैंड का यूज किया गया, समझ का प्रयोग किया गया। ऑप्शन यहाँ पे भी राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान शब्द किसने गढ़ा था? सामाजिक विज्ञान शब्द गढ़ने वाले कौन थे? मिराब्यू। कौन थे? मिराब्यू। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। शिक्षण के पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल किसने दिया था? स्किनर ने दिया। किसने? स्किनर ने। ब्लूम के वर्गीकरण में ज्ञान का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह ज्ञान का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? परिभाषित करना। क्या हो जाएगा? परिभाषित करना। निम्न गतिविधियों में कौन सी गतिविधि ज्ञान से संबंधित है? कौन है? तो वह है याद से एक कविता सुनाना। ये ज्ञान से संबंधित, जब भी हम कुछ चीज सुनाते हैं या अपनी मेमोरी पर आधारित कुछ बताते हैं या याद करने वाली चीजें सब ज्ञान के अंतर्गत आती हैं। ज्ञान को लागू करने का एक उदाहरण क्या है? इसको लागू करने का कि सीखे गए सूत्रों का उपयोग करके गणितीय समस्या को हल करना, ये ज्ञान को लागू करने का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन शब्द कब प्रचलन में आया? तो ये आपका 20वीं शताब्दी में प्रचलन में आया था। कौन सी शिक्षण पद्धति सक्रिय जुड़ाव और व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से सीखने की सुविधा प्रदान करती है? वह है प्रोजेक्ट विधि। सर कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त शैक्षिक संसाधन भारतीय पहल के दायरे में आता है? वह है ई ज्ञान कोश। ब्लूम के वर्गीकरण में सृष्टि या उत्पत्ति का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? क्या हो जाएगा? एक नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन करना। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। ये हम पहले पढ़ा चुके हैं इसलिए इतना फास्ट चल रहे हैं। आपका पेपर ही ये 3 बजे से है ना, तो 3 बजे से हाँ पेपर है आपका, 4-5 घंटे का समय है, तो बस इसको एक बार आप देख लो, वही बहुत है। बेंजामिन ब्लूम का पेशा क्या था? बेंजामिन ब्लूम जो थे वो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। बेंजामिन ब्लूम किस अवधारणा से सबसे विशेष रूप से जुड़े हुए थे? तो उन्होंने क्या किया था?
जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी थी, ब्लूम का वर्गीकरण, उससे ये बहुत गहन रूप से जुड़े हुए थे। 1956 में ब्लूम के वर्गीकरण को डेवलप करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत करने के लिए, शिक्षण के उद्देश्यों को वर्गीकृत किया जाए। ब्लूम का वर्गीकरण मूल रूप से किस वर्ष में विकसित हुआ? 1956 में। 2001 में इसका संशोधित रूप आया था, जिसमें इनके ही जो शिष्य थे एंडरसन क्रैथवॉल, उन्होंने संशोधन किया था 2001 में। ब्लूम के वर्गीकरण का संशोधन कब किया गया? 2001 में किया गया। अधिगम का कौन सा क्षेत्र विचारों और चिंतन से संबंधित है? तो वह है संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन। ओके, अधिगम का कौन सा क्षेत्र भावनाओं पर केंद्रित है? वह कौन सा क्षेत्र है? भावात्मक क्षेत्र, भावनाओं पर केंद्रित है। मनोगतिक क्षेत्र में क्षमता का एक उदाहरण क्या है? इसका है टंकण या फिर टाइपिंग हो जाएगा। सीखने का कौन सा तरीका भावात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? भावनाएं। यह तरीका भावात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ब्लूम के मूल वर्गीकरण 1956 में कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उच्चतम स्तर की है? वह है मूल्यांकन। यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया उच्चतम स्तर की है। संशोधित ब्लूम के वर्गीकरण 2001 में कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उच्चतम स्तर की है? तो यहाँ पे सृजन करना बनाना ये सबसे उच्चतम स्तर है। ओके, किस शताब्दी में सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र विशेष हो गया था? तो भैया 19वीं शताब्दी में सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र विशेष हो गया था। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी? तो इसकी मुख्य सिफारिश थी सामाजिक अध्ययन के व्यापक शीर्षक के तहत सामाजिक, पर्यावरण और मानवीय संबंधों को पढ़ाना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से क्या अध्ययन करता है? सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से मानव समाज और उसके विभिन्न पहलू का अध्ययन करता है। भारतीय स्कूलों में सामाजिक विज्ञान शिक्षा के तहत आमतौर पर कौन से विषय शामिल किए जाते हैं? तो इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र ये विषय इसमें शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के बीच मुख्य अंतर क्या है? इसके बीच वे जिस विषय वस्तु की जांच करते हैं और वे जिन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, यही इसमें मुख्य अंतर होता है। कौन सा अनुशासन मुख्य रूप से मानव समाज और सामाजिक संबंधों के अध्ययन से संबंधित है? तो वह है आपका सामाजिक विज्ञान। क्या हो जाएगा? सामाजिक विज्ञान। कौन सा क्षेत्र दायरे में बड़ा है? सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र दायरे में बड़ा है। सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र होता है थोड़ा निचले स्तर का होता है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। व्याख्यान पद्धति को लागू करने के लिए प्राथमिक आवश्यकता क्या है? तो इसको लागू करने के लिए प्राथमिक आवश्यकता तो यह कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए, छात्र की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। व्याख्यान पद्धति का दोष क्या है? व्याख्यान पद्धति का दोष यही है कि इसमें टीचर एक्टिव होता है, बच्चा पैसिव होता है, निष्क्रिय होता है, तो कक्षा में सुस्ती आ जाती है, बच्चा ऊबने लगता है। प्रदर्शन शब्द प्रदर्शन शिक्षण विधियों से कैसे संबंधित है? तो यह डेमो या प्रदर्शन देने को संदर्भित करता है। इसमें दृश्यों का उपयोग करके कॉन्सेप्ट को दिखाना पॉसिबल है, शामिल है। यह स्टेप बाय स्टेप निर्देशों के माध्यम से शिक्षण की प्रक्रिया का भी वर्णन करता है, इसलिए ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। प्रदर्शन विधि किस कौशल को विकसित करने में मदद करती है? तो यह अवलोकन कौशल, ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप करने में हेल्प करती है। सामाजिक अभिव्यक्ति विधि किस प्रकार के अधिगम पर जोर देती है? सहकारी अधिगम और सहयोग पर जोर देती है। व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि में शिक्षक क्या करता है? तो इसमें शिक्षक एक व्याख्यान देता है और एक व्यावहारिक प्रदर्शन के साथ इसका अनुसरण भी करता है। स्रोत विधि का अर्थ क्या है? स्रोत विधि का अर्थ है शिक्षण के दौरान मूल स्रोतों और सामग्रियों का उपयोग करना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। परियोजना विधि की अवधारणा के साथ कौन सा शिक्षक जुड़ा हुआ है? परियोजना, हाँ, किलपैट्रिक किसने प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया? विलियम एच किलपैट्रिक ने दिया, सिंपल सी बात है। पर्यवेक्षित अध्ययन में पर्यवेक्षक क्या भूमिका निभाता है? तो जो पर्यवेक्षक होता है, पर्यवेक्षक सहायता प्रदान करता है, अवधारणाओं को स्पष्ट करता है, सवालों के जवाब देता है और प्रगति की निगरानी भी करता है। शिक्षा में कहानी कहने का उपयोग कैसे किया जा सकता है? तो नैतिकता, मूल्यों और सांस्कृतिक मानदंडों को पढ़ाने के लिए कहानी कहने का उपयोग किया जा सकता है। मुख्य रूप से उपयोग की जाने वाली समय रेखा विधि क्या है? तो घटनाओं या गतिविधियों के कालक्रम को चित्रित करना ही यही समय रेखा विधि है। छात्रों के लिए समय रेखा विधि कैसे फायदेमंद है? तो यह
जो है कि वे छात्रों को ऐतिहासिक घटनाओं को व्यवस्थित करके व्यवस्थित तरीके से समझने में मदद करते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निगमनात्मक विधि की एक विशेषता क्या है? निगमनात्मक विधि की विशेषता कि यह शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाती है। निगमनात्मक विधि आमतौर पर कैसे शुरू होती है? तो यह अमूर्त नियमों, सामान्यीकरण और सिद्धांतों के साथ शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 92 है, कहता है कौन सा अनुक्रम निगमनात्मक विधि के दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वो है सार से कंक्रीट। सूचना की प्रस्तुति के संदर्भ में आगमनात्मक विधि में किस बात पर जोर दिया गया है? तो इसमें विशिष्ट उदाहरणों, अवलोकनों से सामान्य निष्कर्ष तक पहुंचने पर जोर दिया गया है। कौन सा अनुक्रम आगमनात्मक विधि के दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वह है विशिष्ट से सामान्य। मूक शब्द का मतलब क्या है? मूक शब्द का मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, निम्न में कौन मूक की प्राथमिक विशेषता है? मूक की प्राथमिक विशेषता यही है, इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये खुला है। यदि आपके पास इंटरनेट है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, भारत में कौन सा संगठन राष्ट्रीय मूक समन्वयक है? कौन सा संगठन है? वह है NPTEL। क्या हो जाएगा? NPTEL हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय मूक समन्वयक नहीं है? वो MIT नहीं है। कौन सा? MIT। सामाजिक विज्ञान में एक तात्कालिक उपकरण क्या है? मूल उपकरण के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। तात्कालिक उपकरण के विकास में कौन शामिल है? तो इसमें छात्र, शिक्षक और विशेषज्ञ शामिल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे 2025 का PYQ एक बार रिवाइज कर लिया। अब बढ़ते हैं 2024 का PYQ देखते हैं। चलिए, यहाँ से हमारा शुरू होता है 2024 का PYQ। ठीक है, बहुत फास्ट हम लोग चल रहे हैं, फटाफट से इसको कवर करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन पहला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है? पाठ्यचर्या की तुलना में पाठ्यक्रम का व्यापक दायरा है। शिक्षा में पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम समान है? नहीं, पाठ्यचर्या एक व्यापक शब्द है और पाठ्यक्रम इसका एक हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट हो गया। पाठ्यचर्या के क्षेत्र में क्या सम्मिलित है? पाठ्यचर्या के क्षेत्र में आपका किसी विद्यालय की आंतरिक गतिविधियां भी शामिल हैं जो कक्षा में चल रही हैं, कक्षा की पढ़ाई हो या लैब वर्क हो। ठीक है, और स्कूल की बाहरी गतिविधियां जैसे आप खेलकूद, भ्रमण, समाज सेवा कर रहे हो, दोनों ही चीज़ें इसमें शामिल हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पाठ्यक्रम निर्माण कार्य माना जाता है, तो यह एक नियमित कार्य माना जाता है। क्या माना जाता है? एक नियमित, क्योंकि यह एक सतत और नियमित प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। पाठ्यचर्या का अर्थ क्या है? पाठ्यचर्या का अर्थ है सभी अनुभव जो छात्रों को स्कूल में मिलते हैं पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। पाठ्यक्रम के निर्धारक हैं बुनियादी जरूरतें, सामाजिक पहलू एवं सांस्कृतिक कारक, ये सभी पाठ्यक्रम के निर्धारक हैं। पाठ्यचर्या विकास की अवधारणा निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका पारिवारिक आकांक्षाएं सम्मिलित नहीं है, क्योंकि पाठ्यचर्या का जो विकास किया जाता है उसमें परिवार की आकांक्षाओं को ध्यान में नहीं रखा जाता कि परिवार क्या चाहता है। पाठ्यचर्या निम्नलिखित में से किसका सम्मिलित रूप है? तो यह विषय वस्तु, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, अनुभव, गतिविधियां, संबंध, कौशल, व्यवहार, इन सभी का सम्मिलित रूप है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन विषय का प्रादुर्भाव कब हुआ? ये 1892 में हुआ था। सामाजिक अध्ययन का ज्ञान किसे स्पष्ट करता है? सामाजिक अध्ययन का ज्ञान संस्कृति, आधुनिक सभ्यता, सामाजिक परिवर्तनों, इन सभी का ज्ञान स्पष्ट करता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में मानव संबंधों का कैसा वर्णन होता है? तो मानव संबंधों का इसमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक वर्णन होता है। जो सैद्धांतिक, जिसको हम थ्योरेटिकल कहते हैं, इसके अंतर्गत समाजशास्त्र, राजनीति और इतिहास के नियमों, सिद्धांतों, सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन होता है। जो प्रैक्टिकल है, इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि मनुष्य समाज में एक दूसरे के साथ किस तरीके से व्यवहार करता है और रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे, जो है समाधान कैसे होता है। तो कुल मिलाकर के दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाते हैं। सामाजिक विज्ञान में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो सामाजिक अध्ययन में भैया मानव गतिविधियों का, मानव व्यवहार का, मानवीय सामाजिक स्वरूप, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। व्याख्यान प्रदर्शन विधि निम्न में से किस पर केंद्रित है? तो यहाँ व्याख्यान प्रदर्शन विधि जो है वो शिक्षक पर केंद्रित होती है। प्राथमिक स्तर के बालकों के शिक्षकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी होती है? तो कहानी कथन विधि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। शिक्षण कार्य में शिक्षक सहायक सामग्री की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो यह शिक्षण अधिगम में विविधता लाने के लिए,
विषय वस्तु को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए, शिक्षक को अर्थपूर्ण बनाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्रियात्मक शोध की रूपरेखा कैसी होती है? तो क्रियात्मक शोध की रूपरेखा कठोर और लचीली दोनों ही होती है। सामाजिक अध्ययन क्लब से कैसा विकास होता है? सामाजिक अध्ययन क्लब से सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, हर तरीके का डेवलपमेंट होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान को प्रयोगशाला से संबंधित विषय के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो इसमें आपका विषय से संबंधित पुस्तकें, विषय से संबंधित उपकरण, ये दोनों ही चीज़ें शामिल होती हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढा जाए, सामाजिक समस्याओं का विकास किया जाए, सामाजिक व्यवस्थाओं का नव निर्माण किया जाए। कुल मिलाकर के सारे ही उद्देश्य होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। पाठ्योजना का मुख्य पक्ष क्या होता है? पाठ्योजना का मुख्य पक्ष होता है प्रक्रिया। क्या होता है? प्रक्रिया। देखिए इसमें वाक है, प्रदा है, प्रक्रिया है। तो इसमें वाक, देखिए इनपुट यहाँ पे वाक नहीं, यहाँ पे अदा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? अदा होना चाहिए, ठीक है। यानी इनपुट और आउटपुट ये शुरुआत और लास्ट के बिंदु है, लेकिन पाठ योजना का असली ढांचा जो है वो प्रोसेस यानी प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन पर टिका होता है कि आप प्रेजेंट कैसे करते हैं। इसमें टीचिंग मेथड्स, उदाहरण और एक्टिविटीज सब कुछ शामिल हो जाता है, इसलिए ये मुख्य पक्ष होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है तो यह माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर, सभी स्तरों पर किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्न में से किस शिक्षण विधि का उपयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत नहीं किया जाता? तो भैया प्रयोगशाला विधि का प्रयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत नहीं किया जाता। सामाजिक विज्ञान में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग नहीं होती? नेपियर पट्टी का यूज नहीं करते, इसका प्रयोग गणित में होता है। सामाजिक अध्ययन विषय सामाजिक विज्ञान विषय से किस प्रकार भिन्न है? तो इसकी विषय वस्तु निम्न स्तर की है, निम्न स्तरीय है। कहानी कथन विधि से बालकों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है, तो शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन शिक्षण कार्य में सुधार के लिए, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, इन सभी के लिए आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नोट्स नहीं लिए तो यहाँ व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाठ्य योजना में प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं तो पाठ का संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए पाठ जो है प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। कक्षा में विकासात्मक प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? तो भैया देखिए पाठ को छात्रों की सहायता से विकसित करने के लिए डेवलपमेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते हुए उनके सहयोग से पाठ को आगे बढ़ाना होता है। इतनी बात क्लियर है। शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रवृत्ति निम्न में से है तो यह सूक्ष्म शिक्षण, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्न में से किसको प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? तो भैया उपनिषदों पर टीका ये प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में नहीं आते, ये आपका जो है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक स्रोत होते हैं। हमने पहले इसको खूब समझाया है। विद्यार्थी ज्वालामुखी को परिभाषित कर पाएंगे, यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? तो ये आपका आता है अवबोध के अंतर्गत। परिभाषित करना ब्लूम के वर्गीकरण के ज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आता है। अवबोध यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है सामाजिक अध्ययन विषय को मान्यता कब प्रदान की गई? सामाजिक अध्ययन विषय को मान्यता 1916 में प्रदान की गई थी। भारत में सामाजिक अध्ययन को विषय के रूप में पढ़ाने को प्रतिपादित निम्न में से किस आयोग द्वारा किया गया? तो इसको किस आयोग द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कोठारी आयोग द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। जीवन की कला बड़ी सुंदर कला है, सामाजिक अध्ययन द्वारा ही ज्ञात होता है। यह कथन किसका है? यह कथन एमपी मुफात का स्टेटमेंट है। किसका है सर? एमपी मुफात का स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी होती है? तो इसकी अवधि 36 मिनट होती है। एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की क्या विशेषता होती है? तो उसमें आपकी विश्वसनीयता होती है, यानी कि परीक्षण के परिणाम हर बार समान परिस्थितियों में एक जैसे होने चाहिए। वैधता होती है, परीक्षण को वही मापना चाहिए जिसके लिए उसे बनाया गया है। और विभेदकारिता भी होती है, परीक्षण में प्रतिभाशाली और सामान्य छात्रों के बीच अंतर करने की क्षमता भी होनी चाहिए। कुल मिलाकर के यहाँ पे ऑप्शन डी आपका
राइट हो जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है स्थानीय तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन करना, समस्या को तुरंत समाधान और घटना स्थल पर ही उसका अध्ययन कर लेना। यहाँ भी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। संश्लेषण से क्या अभिप्राय है? संश्लेषण से अभिप्राय है नए विचारों का निर्माण करना, एक अद्वितीय उत्पादन बनाना और नई चीज़ें बनाना। यहाँ भी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है। ब्लूम के वर्गीकरण के 3 क्षेत्र निम्न में से कौन है? तो वो 3 क्षेत्र आपका सामाजिक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? सामाजिक नहीं है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। और फिर जो संज्ञानात्मक क्षेत्र था, इसके 6 भाग इसके किए थे, है ना। तो उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन महत्वपूर्ण नहीं है? इसमें कौन नहीं है? तो मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन महत्वपूर्ण नहीं है। एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर परीक्षण करता है। वह परीक्षण के किस गुण को जांचना चाह रहा है? तो वह विश्वसनीयता को जांचना चाह रहा है, रिलायबिलिटी को चेक करना चाह रहा है। मानकीकृत परीक्षण किस प्रकार की त्रुटि से मुक्त होते हैं? मानकीकृत परीक्षण जो है वो व्यक्तिगत त्रुटियों से मुक्त होते हैं। देखिए, जो मानकीकृत परीक्षण, जिसको हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं, ये वो टेस्ट होते हैं जिसमें जो है कि सबको एक जैसा ही माना जाता है। इसमें बच्चों को व्यक्तिगत तौर पे नहीं देखा जाता। स्वयं क्या है? स्वयं जो है यह ऑनलाइन मंच है। स्वयं, जिसको हम स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग भी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग कहाँ किया जाता है? सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण तकनीक को सर्वप्रथम किसने अपनाया था? तो वो थे DW एलन। निम्न में से किस श्रेणी में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पूर्व ज्ञान का परीक्षण किस में आता है? तो प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, जहां बच्चे को पहले उसका प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं। CBCS का पूरा नाम होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। CBCS प्रणाली में क्रेडिट का मतलब क्या है? तो यहाँ पे क्रेडिट का मतलब होता है शिक्षण घंटों की संख्या। मध्यावधि परीक्षा निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो यह योगात्मक मूल्यांकन का एक उदाहरण है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विचार प्रक्रिया पर बल देना और याद करने या रटने को हतोत्साहित करना। शिक्षण अधिगम के दौरान निम्न में से कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? शिक्षण अधिगम के दौरान निर्माणात्मक मूल्यांकन, जिसको हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, इसको रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर किया जाता है। ओके, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण के कारणों का क्रम निम्नलिखित में से क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण का अगर चरणों का क्रम बताएंगे तो इसमें हमारा सबसे पहले शिक्षण प्रतिक्रिया आएगा, फिर पुनः पाठ्य योजना आ जाएगा, पुनः शिक्षण आ जाएगा, फिर पुनः प्रतिक्रिया आ जाएगी। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। सूक्ष्म शिक्षा के संबंध में असत्य कथन क्या है? तो इसमें असत्य क्या हो जाएगा? सूक्ष्म शिक्षण में प्रतिक्रिया एवं पुनर्बलन का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, प्रतिक्रिया और पुनर्बलन ये सूक्ष्म शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके बिना छात्र अध्यापक को अपनी कमियों का पता नहीं चलता और टीचिंग स्किल्स में या कौशल में सुधार संभव नहीं होता। तो ये कथन बिल्कुल गलत है कि जो है इनका कोई महत्व नहीं होता। OER का पूरा नाम क्या है? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है MOOC का पूरा नाम क्या है? MOOC का पूरा नाम है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। MOOCs का मूल दर्शन 3A के अंग हैं। तो 3A के अंग क्या हो जाएंगे इसमें? एनी टाइम, एनीवेयर, एनीवन। एनी टाइम का मतलब कभी भी। विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय पढ़ सकता है, कहीं भी पढ़ सकता है, दुनिया के किसी भी कोने से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। कोई भी बिना किसी आयु या बैकग्राउंड के भेदभाव के कोई भी व्यक्ति इन पाठ्यक्रम में शामिल हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। MOOCs के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो इसके संदर्भ में सत्य कथन यह है कि यह एक मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। यह पाठ्यक्रम आधुनिक मल्टीमीडिया समृद्ध परस्पर संवादात्मक ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। इसमें दूरस्थ क्षेत्र में स्थित छात्रों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए ICT का उपयोग शामिल है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। RCM उपागम में सृजनात्मक लक्ष्य में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें अवबोध सम्मिलित नहीं है सर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। RCM का पूरा नाम क्या होता है? रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर होता है। हर्बर्ट द्वारा पाठ्य योजना के दिए गए चरण में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है?
प्रस्तुतिकरण सम्मिलित नहीं है। देखिए यहाँ पे विधि यानी मेथड होता तब ये सही होता। क्या होता, यहाँ पे अगर विधि होता ये वाला मेथड तब ये सही होता। भाई इसमें स्पष्टता दिया है, इसमें संबंध दिया है, इसमें व्यवस्था दिया है, लेकिन प्रस्तुतिकरण दे दिया। यहाँ पे ये वाला विधि अगर आ जाता तो ये राइट हो जाता, इसलिए जो ऑप्शन डी है वहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए चलिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार क्रियात्मक पक्ष के व्यवहारगत परिवर्तन का मूल्यांकन करने वाली मूल्यांकन प्रविधि नहीं है इसमें, तो वो हमारी अभिवृत्ति स्केल, जिसको हम एटीट्यूड स्केल कहते हैं। एनसीईआरटी ने शिक्षण लक्ष्य को किन भागों में विभाजित किया है, तो इन्होंने शिक्षण लक्ष्य को ज्ञान एवं अवबोधन, अनुप्रयोग एवं कौशल, अभिरुचि एवं अभिवृत्ति, इन सभी भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। व्याख्यान विधि का दोष नहीं है। तो देखिए इस विधि से शिक्षण करने में समय एवं शक्ति की बचत होती है, ये इसका दोष नहीं है। समय और शक्ति की बचत ये दोष नहीं बल्कि गुण है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। वाद विवाद विधि को आयोजित करने हेतु वेस्ले ने कौन सा चरण नहीं बताया है, तो वह वाद विवाद का आलेखन, ये चरण नहीं बताया है। योजना विधि के आविष्कारक कौन थे, योजना विधि के आविष्कारक पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पे आप किसके साथ जाएंगे, सिंपल सी बात है, किलपैट्रिक के साथ में चले जाएंगे। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। यह कथन किसका है, स्टीवेंसन का है। किसका स्टेटमेंट है, स्टीवेंसन का। स्रोत विधि का गुण नहीं है, स्रोतों की भाषा समझना सरल नहीं है, ये स्रोत विधि का गुण नहीं है। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि का गुण है, तो इसका गुण क्या हो जाएगा, यह सामाजिक वातावरण का निर्माण करती है सर। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास कहाँ हुआ, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि जो है, इस विधि का विकास कहाँ हुआ था, अमेरिका यूएसए में हुआ था। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में कक्षा में कमजोर छात्रों को कक्षा के पश्चात रोककर व्यक्तिगत रूप से उनकी सहायता करने की योजना का नाम क्या है, इसको विशिष्ट अध्यापक योजना कहते हैं, सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड कहा जाता है। इसके अंतर्गत छात्रों को उनकी इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग सहायता प्रदान करने के लिए अलग अलग योजनाएं अपनाई जाती हैं और उसमें स्पेशल टीचर प्लान भी होता है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की सामयिक योजना में निरीक्षण होता है, तो इसमें सप्ताह में या महीने में 1 या 2 बार होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगमन विधि के संबंध में सही कथन नहीं है, तो देखिए इस विधि में सीखने में अधिक समय लगता है, ये कथन सही नहीं है। आगमन विधि का पद नहीं है, उद्देश्य लिखना आगमन विधि का पद नहीं है। निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य साधन नहीं है, लिंगवा फोन श्रव्य दृश्य साधन नहीं है। निम्न में से कौन मॉड्यूल उपागम पर आधारित शिक्षण साधन है, तो वो हो जाएगा आपका अभिक्रमित अनुदेशन। टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले शैक्षिक कार्यक्रमों की सामग्री, तो कुल मिलाकर ऑप्शन सी राइट हो जाता है। तत्काल समस्या समाधान हेतु प्रयोग किए जाने वाला अनुसंधान कौन सा है, क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। किसी संस्था या संगठन के भीतर व्यवहारिक समस्याओं को हल करने तथा प्रथाओं में सुधार करने वाला अनुसंधान कौन सा हो जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान हो जाएगा सर, क्रियात्मक अनुसंधान हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, इसका प्रयोग कर्ट लेविन ने किया था। किसने, कर्ट लेविन ने। क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक शब्द का क्या अर्थ है, क्रियात्मक शब्द का अर्थ है अध्ययन सीधे कार्य की ओर ले जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान है एक, क्रियात्मक अनुसंधान एक कक्षा अनुसंधान है, ठीक है। ये मुख्यतः कक्षा में उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है, इसलिए इसे कक्षा अनुसंधान भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी प्रक्षेपित सहायक सामग्री है, कौन सी है, तो वह आपकी OHP यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर हो जाएगा। श्यामपट्ट को शिक्षण सहायक सामग्री के किस समूह में सम्मिलित किया जा सकता है, तो इसको दृश्य सहायक सामग्री के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। सामाजिक अध्ययन विषय का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो इसका शुभारंभ USA में हुआ था सर। कहाँ हुआ था, USA में हुआ था। निम्न में से किस विषय की उपयोगिता व्यावहारिक दृष्टि से अधिक होती है, वो आपका सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। सामाजिक विज्ञान क्या है, सामाजिक विज्ञान कला और विज्ञान दोनों ही है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अनुसार मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है, इसमें विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, नहीं क्वेश्चंस पूछने के लिए प्रोत्साहित करो, विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना, विद्यार्थियों की तुलना हम नहीं करेंगे, रैंक निर्धारित नहीं करेंगे, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा।
मूल्यांकन किस विषय में विद्यार्थियों के अधिगम और प्रगति को प्रदर्शित करता है? तो वह है पाठचर्या और सहपाठचर्या विषय। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक शिक्षक को निम्नलिखित क्रम को अपनाना चाहिए। किस क्रम को अपनाना चाहिए? तो उसे जो है शिक्षण, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण को अपनाना चाहिए। जो शिक्षण है, ये शिक्षक सबसे पहले चैप्टर को पढ़ाता है और ज्ञान प्रदान करता है। यहाँ अचीवमेंट टेस्ट ये जानने के लिए परीक्षा ली जाती है कि छात्रों ने कितना सीखा, फिर निदान किया जाता है। अगर बालक पिछड़ रहा है तो टेस्ट किया जाता है कि उसमें कहाँ कमी रह रही है, क्यों पिछड़ रहा है, उसकी कमजोरी क्यों है, ठीक है, कमजोर क्यों है वो, ठीक है, कमजोर। उपचारात्मक शिक्षण, फिर जब निदान हो जाता है, कारण पता लग जाता है, फिर उसका इलाज किया जाता है, मतलब उस कारण को दूर करने का प्रयास किया जाता है। निदान के बाद उन विशेष कमियों को दूर करने के लिए विशेष कक्षाएं या टीचिंग दी जाती है, शिक्षण दिया जाता है बच्चे को, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्षेत्रीय यात्राएं सामाजिक विज्ञान में किसके लिए उपयोगी हैं? जो क्षेत्रीय यात्राएं होती हैं वह अनुभवजन्य साक्ष्य के लिए उपयोगी होती हैं। इसका मतलब है कि वो जानकारी जो प्रत्यक्ष अवलोकन या अनुभव के माध्यम से प्राप्त की जाती है, जब बच्चे घूमने जाते हैं तो वहाँ जाकर के वो डायरेक्ट चीज़ों को टच एंड फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो उन्हें एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है शिक्षार्थियों को प्रतिक्रिया देना और उनके लिए मानदंड स्थापित करने के लिए प्रयास करना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है? तो श्रव्य दृश्य उपकरण जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल माने जाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो इसमें आपका दर्शन शास्त्र शामिल नहीं है, बाकी राजनीति, इतिहास, भूगोल ये सारे ही शामिल हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण एक शिक्षक को समझने में हेल्प करता है, तो यह विद्यार्थियों की उपलब्धियों को, विषय के उस हिस्से को जिसे विद्यार्थी सीख नहीं पाए, सीखने में आने वाली कठिनाइयों को भी समझने में हेल्प करता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण उन सभी छात्रों के लिए जिनका अधिगम कक्षा में कम हो पाया है। सामाजिक विज्ञान की कौन सी तकनीकी कौशल नहीं है? कौन सा हो जाएगा? तो सुदृढ़ीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? सुदृढ़ीकरण, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी राइट हो जाता है। सामाजिक विज्ञान विषयों का अध्ययन बच्चों में किसमें सक्षम बनाता है? तो ये बच्चों को समाज और उसके पर्यावरण को समझने में सक्षम बनाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में किन विषयों से सामग्री शामिल है? तो इसमें आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इन सभी विषयों से सामग्री इसमें शामिल होती है। सामाजिक विज्ञान क्या करता है? सामाजिक विज्ञान एक संदर्भ में लोगों के संबंधों का अध्ययन करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्य इतिहास लेखन के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी? स्रोत विधि हो जाएगी सर। क्या? सोर्स मेथड हो जाएगा। पाठ्य योजना तैयार करते समय प्रथम कदम क्या होता है? उद्देश्यों का निर्धारण होता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो ये अधिगम को स्थायी बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, शिक्षार्थियों का ध्यान शिक्षण में बनाए रखने के लिए ही किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमने 2025 का पीवाईक्यू पूरा पढ़ लिया, 2024 पढ़ लिया, अब 2023 शुरू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए निबंधात्मक प्रश्नों का प्रमुख गुण क्या होता है? जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनका प्रमुख गुण क्या होता है? उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है, तो मूल्यांकन पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, शिक्षण कार्य में सुधार के लिए मूल्यांकन बहुत जरूरी होता है। पाठ्यपुस्तकें निम्नलिखित में से किसका पथ प्रदर्शन करती हैं? तो पाठ्यपुस्तकें जो होती हैं वो छात्र और शिक्षक इन दोनों का पथ प्रदर्शन करती हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बोध प्रश्न पूछना अधिक उपयोगी होगा। पुनरावृत्ति के समय बोध प्रश्न पूछना अधिक उपयोगी होगा। कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए क्लास में प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान की आधारभूत तथ्यों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? ईबी वेस्ले का स्टेटमेंट है। शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि है, तो वो है सूक्ष्म शिक्षण। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म शिक्षण। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है समस्या का त्वरित समाधान निकालना। एक छात्र 1995 के भारत पाक युद्ध के विषय के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेता है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था।
इन सैनिकों को क्या माना जाएगा? इन सैनिकों को प्राथमिक स्रोत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्राथमिक स्रोत माना जाएगा। विद्यार्थी लोकतंत्र की परिभाषा बता पाएंगे? ये ज्ञान के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? ज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, ज्ञान जो है ये बता दें थोड़ा, इसमें सीखी गई जानकारी को याद रखना और उसे वैसा ही दोहराना शामिल होता है। परिभाषा बताएंगे या नाम लिखेंगे या सूची बनाएंगे, ऐसे शब्दों का अगर यूज होता है तो आपका वो ज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में ग्लोब का आवश्यक क्या है? तो ग्लोब जो है दिन और रात की कॉन्सेप्ट को समझाएगा, पृथ्वी का आकार बताएगा, स्थल जल का अनुपात भी बताएगा, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाता है। OER का मतलब क्या है? OER जो है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज होता है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसको द्वितीयक स्रोत की श्रेणी में रखा जा सकता है? उपनिषद पर टीका, ये आपका सेकेंडरी सोर्स होता है। एक अखबार हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ से पीड़ित लोगों के इंटरव्यू की रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो यह किस प्रकार का स्रोत है? ये भी आपका प्राथमिक स्रोत माना जाएगा, प्राइमरी सोर्स माना जाएगा। निबंधात्मक परीक्षा द्वारा परीक्षार्थी की किस मानसिक योग्यता का उचित मूल्यांकन होता है? तो उसकी क्षमता, अभिवृत्ति, कौशल, इन सभी प्रकार की मानसिक क्षमताओं का मूल्यांकन होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ज्ञान बोध के पश्चात कौन सा उद्देश्य आता है? ज्ञान और बोध के बाद प्रयोग आता है, जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। CBCS का मतलब होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इतनी बात क्लियर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों का क्या महत्व है? पुस्तकों द्वारा अध्यापक और छात्रों दोनों को लाभ मिलता है। पाठ्यपुस्तकें शिक्षण की पूरक होती हैं। सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें ज्ञान के विकास में भी सहायक होती हैं, इसलिए ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान क्लब का उद्देश्य क्या है? छात्रों में कल्पनात्मक एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। छात्रों में स्वतंत्रता एवं नेतृत्व की भावना विकसित होती है। छात्रों की बौद्धिक जिज्ञासा का भी विकास होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें भी राइट हो जाएगा। समाजविधि विधि के प्रतिपादक कौन है? समाजविधि विधि के प्रतिपादक हैं JL मोरेनो। मूक डैश पर आधारित कार्यक्रम है। जो मूक है वह स्वयं पर आधारित एक कार्यक्रम है। मूक क्या है? ये इसको मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स कहते हैं। ये एक ऑनलाइन शिक्षा का एक ऐसा मंच है जहां असीमित संख्या में लोग दुनिया के किसी भी कोने से भाग ले सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण निम्न में से किससे संबंधित है? जो उपचारात्मक शिक्षण है, शिक्षार्थी के बेहतर अधिगम एवं शिक्षक को अपने शिक्षण में सुधार के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 कहता है, विद्यार्थी इतिहास का प्रत्यास्मरण कर पाएंगे, यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? ये भी ज्ञान के अंतर्गत आता है। प्रत्यास्मरण मतलब रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, रिकॉल शब्द का उपयोग जो है ये संज्ञानात्मक क्षेत्र के सबसे बुनियादी स्तर के लिए यूज होता है। और यहाँ पे कह रहा है प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण मतलब पूर्व में सीखी गई जानकारी को याद करना, उसे पुनः प्रस्तुत करना। ये ज्ञान की जो है प्रमुख विशेषता होती है। छात्रों की असफलताओं के कारण ज्ञात करने के लिए कि बालक फेल क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन को प्राथमिकता दी जाएगी? तो यहाँ पे हम निदानात्मक मूल्यांकन को प्राथमिकता देंगे। सत्र के अंत में किए जाने वाले मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? सत्र के अंत में किए जाने वाले मूल्यांकन को निदानात्मक नहीं, सत्र के अंत में कर रहे हैं ना, तो योगात्मक मूल्यांकन होगा सर। क्या हो जाएगा? योगात्मक मूल्यांकन हो जाएगा, जिसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, प्रश्नावली पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री ने किया था? तो प्रश्नावली पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम वुडवर्थ ने किया था। किसने? वुडवर्थ ने किया था। टेलीविजन किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? यह सर्वदृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों का शिक्षण किस उपागम पर बल देता है? तो यह वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखने पर बल देता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पाठ्योजना के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य का संबंध किससे है? विशिष्ट उद्देश्य का संबंध प्रकरण से है सर। किससे? प्रकरण से। सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव है। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें समाज संबंधी अध्ययन होता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है और नागरिकता की शिक्षा भी दी जाती है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में विभिन्न विषयों का अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो इसमें विभिन्न विषयों का अध्ययन एकीकृत रूप में किया जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका दर्शन शास्त्र सम्मिलित नहीं है।
34 नंबर क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। तो वह हो जाएगा सामाजिक विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है, ये बात बिल्कुल गलत है। सामाजिक अध्ययन किस पर बल देता है? तो सामाजिक अध्ययन समन्वित ज्ञान पर बल देता है। सामाजिक अध्ययन के उद्भव की नींव कब रखी गई थी सर? 1892 में रखी गई थी। भारत में सामाजिक अध्ययन का औपचारिक प्रतिपादन कब किया गया था? 1937 में किया गया था। भारत में सामाजिक अध्ययन को विषय के रूप में पढ़ाने का प्रतिपादन किस आयोग ने दिया? तो ये दिया था आपके मुदालियर आयोग ने। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक विज्ञान नहीं है? सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्न कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? तो वो हो जाएगा आपका यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाओं को प्रेरित करता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। सामाजिक अध्ययन विषय की शिक्षा का प्रारंभ किस देश में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ सर। कई क्वेश्चंस बिल्कुल एज इट इज पूछे जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण किस ओर संकेत करता है? सूक्ष्म शिक्षण एक छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी विद्यार्थियों की भूमिका का निर्वहन कर रहे हों। छात्र मूल अधिकारों की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। ये उद्देश्य किस में आता है? ये आपका बोध में आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है। इसका अर्थ है जानकारी के अर्थ को समझना। इसके मुख्य संकेत जैसे अगर आ जाए कि आपको व्याख्या करना, अगर अनुवाद करना, अपने शब्दों में कहना या सारांश देने की अगर बात आ जाए तो समझ लेना कि बोध ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अंतर करना एवं वर्गीकरण करना किस विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है? जब आप अंतर कर पाएंगे, वर्गीकरण करेंगे तो उसे विश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं सर? विश्लेषण। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सामाजिक संबंधों का, मानवीय संबंधों का, मानवीय समस्या, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन नागरिक योग्यता को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक विज्ञान और मानविकी का एकीकृत अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन यूएस नेशनल काउंसिल फॉर द सोशल स्टडीज का है। जीवन जीने की कला एक बहुत सुंदर कला है, इसका ज्ञान सामाजिक अध्ययन से ही ज्ञात होता है। ये स्टेटमेंट एमपी मोफात का है। सामाजिक विज्ञान व्यवस्थित सामग्रियों का वह समूह है जो मानव संबंधों से संबंधित है। यह कथन किसका है? तो यह कथन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तन की दृष्टि से ब्लूम और अन्य ने कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो इसको उन्होंने 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है, जिसमें आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, मनोक्रियात्मक क्षेत्र आ जाता है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। सम्राट अशोक विषय पर पाठ्योजना बनाते समय आपका पहला कदम क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे कि आखिर हमारा उद्देश्य क्या है, हम बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं। छात्रों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? गतिविधि आधारित शिक्षण करना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करनी चाहिए। पंचपदीय प्रणाली जो है वो हर्बर्ट ने दी है सर। किसने? हर्बर्ट ने। सूक्ष्म शिक्षण में डैश आवश्यकता होती है। सूक्ष्म शिक्षण की किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें प्रतिपुष्टि की आवश्यकता होती है, फीडबैक की आवश्यकता होती है। ओके, इतनी बात क्लियर है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, पाठ्योजना निर्माण से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो इसमें विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का भी पता हो, विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान हो, बालकों की रुचि का भी ज्ञान आप रखेंगे। ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाता है। ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र को कितने स्तरों में बांटा है? उसने संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 स्तरों में बांटा है। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा कालांश का समय कितना होता है? 5 से 10 मिनट होता है। 5 से 10 मिनट। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन है? वो है आपके सुकरात। ठीक है, इन्हें समस्या समाधान विधि का जो है प्रतिपादक माना जाता है। और अगर आधुनिक स्वरूप की बात कर ले तो वहाँ पे जॉन डीवी को भी माना जाता है। ठीक है, हालांकि समस्या समाधान विधि के वास्तविक आधुनिक जनक जॉन डीवी है। यहाँ पे ऑप्शन आपका सुकरात राइट हो जाएगा, क्योंकि जॉन डीवी ऑप्शन में नहीं है। आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? आगमन विधि के प्रतिपादक आपके अरस्तु हो जाएंगे। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में क्या शामिल है? इसमें आपका विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाहरी क्रियाएं दोनों ही शामिल हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने कहता है कि भावात्मक क्षेत्र को कितने स्तरों में बांटा गया है? तो भावात्मक क्षेत्र को भी 6 स्तरों में बांटा गया है। देखिए, जो ब्लूम्स ने वर्गीकरण दिया, जिसमें जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसको ब्लूम ने 6 भागों में बांटा। फिर आपका भावात्मक क्षेत्र आ गया, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, तो इसको ब्लूम, कृथवाल और मसिया ने जो है कि 6 भागों में इसको भी बांटा। और फिर जो क्रियात्मक क्षेत्र आता है,
कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, उसको सिम्पसन ने 6 भागों में बांटा था। तो ये सभी तीनों 6-6 भाग में बटे हुए हैं। यहाँ भी आपका ऑप्शन से जो ए है 6 भाग, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भावात्मक पक्ष की टैक्सोनॉमी में नहीं आता है, क्या नहीं आता है? तो इसमें अवबोध जो है वो भावात्मक पक्ष की टैक्सोनॉमी में नहीं आता है, ओके। बाकी इसमें आपका अनुकरण आ जाता है, चरित्रीकरण भी आ जाता है और आग्रहण भी आ जाता है। आग्रहण को इसको रिसीविंग कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसमें अवबोध नहीं आता। ऑप्शन जो बी है वहाँ राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। इकाई योजना का गुण कौन सा नहीं है? तो इसमें संपूर्ण विषय वस्तु को एक इकाई नहीं माना जाता है, ये इकाई योजना का गुण नहीं है, ठीक है। चलिए, पाठ्य योजना में सबसे अधिक महत्व किसका है? पाठ्य योजना में सबसे अधिक महत्व शिक्षार्थी का ही होता है। निम्न में से पंचपदी उपागम का सोपान नहीं है, तो पंचपदी उपागम का सोपान कौन सा नहीं है? पुनरावृत्ति। कौन सा हो जाएगा? पुनरावृत्ति। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन 65 देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ किस देश में हुआ? सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कब हुई? 1963 में हुई थी। पाठ्य योजना के स्तर पूर्व क्रिया, अंतः क्रिया व पश्च क्रिया को किसने निर्धारित किया है? जैक्सन ने निर्धारित किया है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे अंतिम उद्देश्य क्या है? सबसे अंतिम उद्देश्य इसका मूल्यांकन है। एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो इसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? वैधता, विश्वसनीयता और विभेदन क्षमता होनी चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो कक्षा में शिक्षक का व्यवहार प्रजातांत्रिक होना चाहिए। एनसीईआरटी उपागम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको हम मिश्रित शैली उपागम के नाम से भी जानते हैं। सामाजिक विज्ञान में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? तो वह है निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। आरसीएम उपागम डॉक्टर दवे द्वारा कब विकसित किया गया था? 1967 में विकसित किया गया था। किसने शिक्षण उद्देश्यों को संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो वो आपके कौन है? ब्लूम एवं अन्य है। कब किया है? 1956 में किया है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ था सर। कब? अमेरिका में। चरित्र के विकास में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती है। यह कथन किसका है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का स्टेटमेंट है। शिक्षण सहायक सामग्री द्रव्य दृश्य प्रकार की होती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है लैटिन भाषा के शब्द कैरिकुलम का अर्थ क्या है? कैरिकुलम का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान। मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक व्यापक अवधारणा है। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है। कुल मिलाकर के इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान को सामाजिक मनोविज्ञान से संबंधित किसने बताया है? कर्ट लेविन ने बताया है। सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान कला और विज्ञान दोनों ही है। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण सबसे अधिक उपयोगी हैं? तो वो श्रव्य दृश्य माध्यम वाले उपकरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मूक एक दूरस्थ शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम है जो प्रारंभ हुआ। जो कब प्रारंभ हुआ? 2008 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग सामाजिक शिक्षण के अंतर्गत नहीं किया जाता? तो वो है प्रयोगशाला विधि, जिसका उपयोग जो है सामाजिक शिक्षण के अंतर्गत नहीं होता है। और समय रेखा है। समय रेखा क्या है? तो समय रेखा एक लाइन के साथ पहली से आखिरी तक की घटनाओं का क्रम दिखाती है। घटनाएं प्रारंभिक बिंदु से नवीनतम बिंदु तक आती हैं। घटना के समय के आधार पर घटनाओं को व्यवस्थित भी करना होता है। ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में कितने शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराया जाता है? तो एक समय में एक ही टीचिंग स्किल को अभ्यास कराया जाता है या एक ही टीचिंग स्किल को डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के आकार और समय को कम करके शिक्षण करने की एक विधि है। यह कथन किसका है? यह कथन DW एलन का है। ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत शिक्षण उद्देश्य है तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, ये सभी शिक्षण उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पाठ्योजना में छात्रों द्वारा किन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है? तो पाठ्योजना में छात्रों द्वारा तर्क, चिंतन, कल्पना, इन सभी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक विज्ञान से संबंधित समसामयिक विषय का ज्ञान दिया जा सकता है वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता द्वारा, दैनिक समाचार विश्लेषण द्वारा दिया जा सकता है। यहाँ पे भी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का सबसे अधिक आवश्यक गुण कौन सा है? तो वो होता है बच्चों की समझ।
मानचित्र कैसी शिक्षण सहायक सामग्री है? तो मानचित्र को आप सिर्फ देख सकते हैं तो दृश्य सामग्री है। सामाजिक विज्ञान में कौन सा टीएलएम प्रयोग नहीं होता है? तो इसमें नेपियर पट्टी का यूज नहीं होता है। देखिए बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपके ये, है ना। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करता है, कौन तैयार करता है सर? एनसीईआरटी तैयार करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग जो है पाठ को लंबा करता है, नहीं। छात्र उबने लगते हैं, नहीं। कुल मिलाकर दोनों कथन यहाँ पे गलत हैं। सामाजिक अध्ययन विषय सामाजिक विज्ञान विषय से निम्न प्रकार भिन्न है, तो इसकी विषय वस्तु निम्न स्तर की होती है। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण का आधार क्या है? दर्शन, समाज, मनोविज्ञान। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का 98 नंबर, आज का नहीं, देखिए निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं होता है? विद्यालय केंद्रित ये पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है। इकाई योजना को शिक्षण क्रिया में शामिल करने का श्रेय किसको जाता है? एच.सी. मॉरिसन को जाता है। कहानी कथन विधि से बालकों में किस चीज़ का विकास होता है? तो इससे बालकों में कल्पना का विकास होता है। तो यहाँ तक हमारे 2025, 2024, 2023 यानी कि 300 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब 100 क्वेश्चन और बचे हैं 2022 के, आइए उनको भी फटाफट से कवर करते हैं। चलिए अब यहाँ से हम 2022 का पीवाईक्यू फटाफट से रिवाइज मारते हैं और इसी के साथ हमारे 400 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका उद्देश्य जो है समरसता का विकास करना और सामाजिक विज्ञान का नवनिर्माण करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना, ये सभी सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के उद्देश्य होने चाहिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्न भावना का विकास करना है, तो बच्चों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण सबसे उपयोगी है? श्रव्य दृश्य माध्यम सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की मुख्य समस्या क्या है? तो परंपरागत शिक्षण पद्धतियां हैं, पुस्तकालय सुविधाओं का अभाव है और वेल ट्रेन टीचर्स भी नहीं है, ये सारी ही समस्याएं हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत नहीं किया जाता? प्रयोगशाला विधि का उपयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत नहीं किया जाता। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे को समकालीन मुद्दों और समस्याओं से परिचित कराया जा सकता है? तो वह है उच्च प्राथमिक अवस्था। कौन सी अवस्था है? उच्च प्राथमिक अवस्था है। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षक प्रशिक्षु में नए स्किल्स को डेवलप करना, शिक्षक प्रशिक्षु को शिक्षण में विश्वास योग्य बनाना, शिक्षक प्रशिक्षु को कई शिक्षण कौशल में योग्य बनाना, ये सारे ही हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है? परियोजना विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, ये बात ठीक नहीं है। विद्यालय में शिक्षक द्वारा उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए किन बातों पर बल देना चाहिए? तो उसको एक तो सामाजिक विविधता के प्रति सम्मान रखना चाहिए, बच्चों के अधिकारों एवं गरिमा के प्रति सजगता का भाव होना चाहिए, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और आदर का भी भाव होना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। सामाजिक विज्ञान से संबंधित समसामयिक विषय का ज्ञान दिया जा सकता है, तो यह वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा भी ज्ञान दिया जा सकता है, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता द्वारा और दैनिक समाचार विश्लेषण द्वारा भी ज्ञान दिया जा सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का सबसे आवश्यक गुण कौन सा है? वो है बच्चों की समझ होना। समाचार पत्र कैसी शिक्षण सामग्री है? जो समाचार पत्र है वह दृश्य सामग्री है। ओके, सामाजिक विज्ञान में कौन सा टीएलएम प्रयोग नहीं होता? तो इसमें नेपियर पट्टी का यूज नहीं करते हैं। बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार कौन करता है? तो यहाँ पे कौन तैयार करता है भैया? एनसीईआरटी तैयार करता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग पाठ को लंबा करता है, छात्र उबने लगते नहीं। कुल मिलाकर के ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक अध्ययन विषय सामाजिक विज्ञान विषय से किस प्रकार भिन्न है? तो सामाजिक अध्ययन जो होता है इसकी विषय वस्तु निम्न स्तर की होती है। जो 2025 का क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे और ये 2022 का बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर आया है ना। बहुत क्वेश्चन रिपीट है। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण का आधार क्या है? तो इसके निर्माण का आधार क्या है भैया? दर्शन, समाज, मनोविज्ञान, ये सभी सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण के आधार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? विद्यालय केंद्रित पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वह शैक्षिक योजना जिसके अंतर्गत संपूर्ण वर्ष में चलने वाली प्रक्रिया का उल्लेख होता है उसे वार्षिक योजना कहा जाता है।
कहानी कथन विधि से बालकों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। निबंधात्मक प्रश्नों का प्रमुख गुण यह है कि इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है, पाठ्यक्रम के सुधार के लिए भी, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए भी और शिक्षण कार्य में सुधार के लिए भी। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन डी राइट हो जाता है। पाठ्योजना में प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। बोध प्रश्न पूछना अधिक उपयोगी होगा। किसके लिए? तो बोध प्रश्न पूछना जो है वो पुनरावृत्ति के समय ज़्यादा उपयोगी होगा। ठीक है। कक्षा के विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। विकासात्मक प्रश्न पाठ को छात्रों की सहायता से विकसित करने के लिए पूछे जाते हैं। सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? यह कथन जारोलिमिक का है सर। शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि सूक्ष्म शिक्षण कहलाती है। कक्षा में शिक्षण कार्य होना चाहिए। तो कक्षा में शिक्षण कार्य पारस्परिक क्रिया द्वारा होना चाहिए। एक छात्र कारगिल युद्ध के विषय में जानने के लिए उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेता है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इस सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? इन सैनिकों को यहाँ पे प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। एक प्रशिक्षु शिक्षक इस प्रकार एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता है। विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझाने योग्य हो जाएंगे। यह किस क्षेत्र में आता है? तो यह आपका अवबोध के अंतर्गत आता है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में ग्लोब का क्या आवश्यकता है? तो ग्लोब जो है दिन रात का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, पृथ्वी का आकार बताने के लिए, स्थल जल का अनुपात बताने के लिए बहुत उपयोगी है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। OER जो है इसका मतलब है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। क्या है? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। क्वेश्चन 34, निम्न में से किसको प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? उपनिषद पर टीका ये द्वितीयक श्रेणी में आता है। एक अखबार हाल ही में अफगानिस्तान में आए भूकंप से पीड़ित लोगों के साक्षात्कार की रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह रिपोर्ट किस प्रकार का स्रोत है? ये भी आपका प्राथमिक स्रोत है। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक महासागरों एवं महाद्वीपों के स्थान के बारे में पढ़ाना चाहता है। उसे किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करना चाहिए? तो उसे यहाँ पे विश्व भौतिकी मानचित्र का उपयोग करना चाहिए। ज्ञान बोध के पश्चात कौन सा उद्देश्य आता है? इसके बाद प्रयोग आ जाता है। यदि छात्र पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं करता है तो क्या होगा? इससे उसे एक अच्छे छात्र का उदाहरण देकर के प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। NCERT का मुख्यालय कहाँ है? NCERT का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। अधिगम की कठिनाइयों और कमियों का मापन करने के लिए कौन सा परीक्षण युक्त है? निदानात्मक परीक्षण सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। मूक से आशय क्या है? मूक जो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसको कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण निम्न में से किससे संबंधित है? जो उपचारात्मक शिक्षण है यह शिक्षार्थी के बेहतर अधिगम एवं शिक्षक को अपने शिक्षण में सुधार के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। एक प्रशिक्षु शिक्षक इस प्रकार एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता है। विद्यार्थी इतिहास को परिभाषित कर पाएंगे। ये उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? ये ज्ञान के अंतर्गत आता है। निम्न में से किसे शिक्षण कौशलों की श्रेणी में रखा गया है? किसे शिक्षण कौशलों की श्रेणी में रखा गया है? तो यहाँ पे पाठ प्रस्तावना कौशल, व्याख्या कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, इन सभी को शिक्षण कौशलों की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से छात्रों में निम्न में से किन गुणों का विकास नहीं होता है? तो बच्चों के अंदर सेल्फिशनेस का डेवलपमेंट नहीं होता है। निम्न में से मूल्यांकन के उपकरण कौन हो जाएंगे? अनुसूची, प्रश्नावली, निर्धारण मापनी, ये सभी मूल्यांकन के उपकरण हो जाएंगे। अगला है टेप रिकॉर्डर किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? टेप रिकॉर्डर जो है वो श्रव्य सामग्री है जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं। निम्न में से एक अच्छे पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं क्या होती हैं? जो एक अच्छी किताब होती है उसकी प्रिंटिंग अच्छी होती है और भाषा अच्छी होती है, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। कुल मिलाकर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली तथा सरल बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? तो सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है? मनुष्य और उसके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन के उद्भव की नींव कब रखी गई थी? तो इसकी नींव 1892 में रखी गई थी। भारत और सामाजिक अध्ययन का औपचारिक प्रतिपादन कब किया गया?
1937 में किया गया था सर। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण में निम्न में से किस सिद्धांत को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए? किसको? शिक्षक केंद्रीयता के सिद्धांत को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। किस सन में सामाजिक अध्ययन विषय को मान्यता प्रदान की गई? सामाजिक अध्ययन को कब मान्यता प्रदान की गई थी? तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका है वह 1916 राइट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता है, सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता प्रभावशाली नागरिकता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंग, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका विकास उसके द्वारा किया जाता है का ज्ञान प्रदान करता है। यह कथन किसका है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च का स्टेटमेंट है। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? तो यह राष्ट्रीय शासन के स्वरूप का ज्ञान प्रदान करना, देश की समस्याओं से अवगत कराना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना, ये सभी जो है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के अनुकूल नहीं है? तो सामाजिक विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है, यह इसके अनुकूल नहीं है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। सामाजिक विज्ञान में विषयों का अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो सामाजिक विज्ञान में विषयों का अध्ययन एकीकृत रूप में, सम्मिलित रूप में, इंटीग्रेटेड रूप में होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाओं को प्रेरित करता है। भारत में सामाजिक अध्ययन को विषय के रूप में पढ़ाने का प्रतिपादन किस आयोग ने किया? वह आपका मोदालियर आयोग हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण किस ओर संकेत करता है? सूक्ष्म शिक्षण एक छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी विद्यार्थियों की भूमिका का निर्वहन कर रहे हों। एक प्रशिक्षु शिक्षक विशिष्ट उद्देश्यों में से एक लिखता है, जैसे छात्र लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम होंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा? यह उद्देश्य आपका बोध क्षेत्र में आ जाएगा। प्रत्यास्मरण एवं प्रत्याभिज्ञान किस विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? यह आपके ज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सामाजिक विषय की शिक्षा का प्रारंभ किस देश में हुआ? वह देश आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? इसमें आपका मनोविज्ञान सम्मिलित नहीं है। जीवन जीने की कला बड़ी सुंदर कला है, ये स्टेटमेंट आपका एमपी मुफात का है, पहले भी खूब पूछा गया है। सामाजिक विज्ञान विभिन्न सामग्रियों का वह समूह है जो मानव के मानवीय संबंधों से संबंधित है। यह कथन किसका है? यह इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। शैक्षणिक उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तन की दृष्टि से ब्लूम और अन्य ने कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो इसको 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पाषाण युग विषय पर पाठ्योजना बनाते समय आपका पहला कदम क्या होगा? तो सबसे पहले हम उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। छात्रों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? तो वह गतिविधि आधारित शिक्षण करे, बस यही चाहिए। पंचपदी पद्धति किससे संबंधित है? जो पंचपदी पद्धति वह जेएफ हर्बर्ट से संबंधित है। आरसीएम का मतलब यहाँ पे होता है क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। पाठ्योजना निर्माण से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए? पाठ्योजना निर्माण से पहले विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता हो और कंटेंट का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बच्चों की रुचि का भी ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ भी राइट हो जाएगा। ब्लूम ने संज्ञानात्मक उद्देश्यों को कितने स्तरों में बांटा है? संज्ञानात्मक उद्देश्यों को 6 स्तरों में बांटा है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति क्यूरेरे शब्द से हुई है। क्यूरेरे किस भाषा का शब्द है? जो क्यूरेरे है वह लैटिन भाषा का शब्द है सर। किसका? लैटिन भाषा का शब्द है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक आपके किलपैट्रिक हो जाएंगे। आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वो अरस्तु हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ भी राइट है। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है तो इसमें आपका विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं और बाहरी क्रियाएं दोनों ही शामिल हो जाती हैं। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में ऐसा साधन है जिससे वह अपने विद्यार्थियों को अपने उद्देश्यों के अनुसार अपने विद्यालय में ढाल सकता है। यह कथन किसने कहा है? ये कनिंघम की परिभाषा है सर। किसकी? कनिंघम। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए? तो विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर बल देना चाहिए। इकाई योजना का गुण कौन सा नहीं है? इसमें संपूर्ण विषय वस्तु को एक इकाई नहीं माना जाता, ये इसका गुण नहीं है। पाठ्योजना में सबसे अधिक महत्व किसका है? तो वो है शिक्षार्थी का। निम्न में से पंचपदी पद्धति का सोपान कौन सा नहीं है? पुनरावृत्ति नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कब हुई?
1963 में हुई थी। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है जिसमें छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटे समूह को कोई एक संप्रदाय पढ़ाता है। यह कथन किसका है? बीके पासी का स्टेटमेंट हो जाएगा सर, ऑप्शन ए राइट है। एनसीईआरटी के आधार पर सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कितनी अवधि होती है? 36 मिनट की अवधि होती है। एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता क्या होती है? उसमें वैधता, विश्वसनीयता, विभेदन क्षमता, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान का जनक किसे माना जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान का जनक स्टीफन एम कोरे को माना जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या है? तो एक तो विविधता और लचीलापन होना चाहिए, सामुदायिक जीवन से संबंध होना चाहिए, विषयों का पारस्परिक संबंध भी होना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। सामाजिक विज्ञान में कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? वो हो जाएगा आपका निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है स्थानीय तात्कालिक समस्या का अध्ययन, समस्या का तुरंत समाधान और घटना स्थल पर ही अध्ययन होना, यानी कि ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। किसने शिक्षण उद्देश्यों को संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया? वो है ब्लूम एवं अन्य ने विभाजित किया। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो इसमें संप्रेषण में निपुण होना आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन और नागरिकता की शिक्षा का भी अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या बना देती है? प्रभावशाली बनाती है, रोचक बनाती है और सहायता भी करती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सामाजिक शिक्षण विज्ञान में पर्यटन निम्न में से किस दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये आपका प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन इसमें होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारे पूरे 400 क्वेश्चन होते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि हमारी सारी वीडियोज का लिंक हम वहाँ शेयर कर देते हैं। ठीक है, मूल्यांकन के बारे में सत्य क्या है? एक तो ये सतत प्रक्रिया है, व्यापक अवधारणा है, शैक्षिक प्रक्रिया का अंग भी है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा चैनल है जिस पर आपका बीएड एग्जाम होने के बाद सीटेट यूपीटेट क्लासेस आपको यहीं से मिलेंगी, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नोट्स लेने के लिए नंबर दिया गया है। थैंक यू सो मच।